नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई ऑडिट की डेफिनेशन की। ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? ऑडिट की डेफिनेशन है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, बोलते चलो फटाफट से। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं। सही बात है। चाहे वो एंटिटी छोटी हो या बड़ी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, चाहे वो पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, नॉन प्रॉफिट हो तब भी ऑडिट मानेंगे किसी भी एंटिटी का। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। और इंडिपेंडेंट किसका भैया? इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां मिलती है? वैसे वो मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, एग्जामिनेशन क्यों करेंगे? क्लियर लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, बच्चा पार्टी जल्दी से बोलो। एग्जामिनेशन क्या फ्रॉड पकड़ने के लिए करते हैं? नहीं, कहता है एग्जामिनेशन करते हैं टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। एग्जामिनेशन होगा ताकि ओपिनियन दे पाए लाला, ओपिनियन। तो आप बताओ ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड पकड़ने का है, ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देने का है। तो भैया ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देने का। क्लियर लिखा हुआ है 200 की डेफिनेशन में, ठीक है ना। ये डेफिनेशन जो आप पढ़ रहे हैं ये है ऐसे 200। बहुत बढ़िया। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? देखो भैया, आईफैक ने बोला कि इंडिपेंडेंस होती है दो तरीके की। दो तरीके कौन कौन सी? एक तो कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब है आपकी ओपिनियन किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। अपना डिसीजन आप खुद लेंगे दूसरे के इन्फ्लुएंस में आए बिना। इंडिपेंडेंस। कहता है ऑडिटर की ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए किसी और व्यक्ति से। ऑडिटर तीन अपने फीचर्स को इस्तेमाल करेगा, एक्सरसाइज करेगा। ऑडिटर पहली बात इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी पता है आपको? ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब बिना बायसनेस के काम करेगा, बिना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अलर्ट रहेगा, क्वेश्चनिंग माइंड, जाके सोचलू मत बन जाना ऑडिट के अंदर, ठीक है ना भाई। तो कहता है आपकी ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, साथ में इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और पीएस फॉलो करना है। शुभ प्रभात जी। आओ बच्चों, कहता है सिर्फ इंडिपेंडेंस होने से नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है। कहता है वो अब तुम एमडी के साथ, डायरेक्टर के साथ फॉरेन ट्रिप मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप बताओ थर्ड पार्टी क्या मानेगा? बेचारा शेयर होल्डर क्या मानेगा? आप बिके हुए हो। कहता है वो हर एक सिचुएशन को अवॉइड करिए जो इतनी सिग्निफिकेंट है, जिस बेसिस पे थर्ड पार्टी ये कंक्लूड करेगा कि ऑडिटर ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया उन तीन चीजों को। ऑडिटर कह रहा है चलो फॉरेन ट्रिप पे, आपने कहा नमस्कार मैं इंडिपेंडेंट हुआ रहूंगा, हूं तो सही। तो डायरेक्टर कह रहे नहीं नहीं, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं, कह रहा है रहना भी और दिखना भी है। शेयर होल्डर को ये नहीं लगना चाहिए बिक गया हूं मैं। तो भैया पहली बात, इतनी हर एक सिचुएशन को अवॉइड करिए जिस सिचुएशन के आधार पे थर्ड पार्टी को लगेगा कि आप अपने तीनों प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। वही तीनों प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और पीएस, ठीक है ना, क्योंकि यही तीनों प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और पीएस। चलो भैया अब चलते हैं आगे। अगला बताओ बच्चों। बच्चों ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस। ले लो बेटा। क्या ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिलता है बच्चों? क्या कभी भी नहीं। तो एक बात बताओ, रीजनेबल एश्योरेंस क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस है? बिल्कुल नहीं। रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, इट इज अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। वैसे रीजनेबल एश्योरेंस क्यों मिलता है सर? क्योंकि ऑडिट की ना अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन लिमिटेशंस को आप बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस। इस कारण से आपको मिलता है रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस वैसे किस बारे में लोगे? रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का कारण दो चीजें होती है, या तो फ्रॉड या एरर। फ्रॉड इंटेंशनल होता है, एरर अनइंटेंशनल, ठीक है ना। तो रीजनेबल एश्योरेंस क्या, एफएस आर फ्री फ्रॉम एमएम। एमएम मतलब होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक। इसका कारण क्या होगा? फ्रॉड या एरर। एक बार रीजनेबल एश्योरेंस मिल गया तो फिर ओपिनियन फॉर्म कर पाओगे। ऊपर यही तो पढ़ रहे थे ना भाई। ऊपर अपन क्या पढ़ रहे थे? अपना काम क्या है डेफिनेशन के अंदर? अपना काम है ओपिनियन फॉर्म करने का। तो ओपिनियन फॉर्म कैसे होगी? ओपिनियन फॉर्म होगी रीजनेबल एश्योरेंस लेकर। रीजनेबल एश्योरेंस लो, ओपिनियन फॉर्म करो, कहानी खत्म। ओपिनियन किस बारे में? कि क्या फाइनेंशियल को बनाया गया है एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक। सर ओपिनियन फॉर्म हो गई तो अब क्या करें? ओपिनियन फॉर्म करके सो जाए? नहीं बेटा, ओपिनियन फॉर्म हो गई रीजनेबल एश्योरेंस लेके, तब ओपिनियन को बताएंगे। कैसे बताएंगे? रिपोर्ट इशू करके। रिपोर्ट जिसे अपन कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसस्टेटमेंट? बेटा मिसस्टेटमेंट का मतलब पता है क्या है? जैसा बताया जाना चाहिए
एज पर द एफआरएफ। अब मान लो AS2 कहता है कि इन्वेंट्री को बताओगे कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर, यही बताना अपने को। आपने बता दिया हायर, तो क्या आपने इन्वेंट्री की वैल्यू एज पर AS2 बताई है? नहीं। जैसा बताया जाना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क AS2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AS2 कह रहा है विच एवर इज लोअर, बताओ। आपने बता दिया हायर। जैसा बताया जाना चाहिए और जैसा बताया गया है, अगर दोनों में फर्क है तो आप मानेंगे देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, देयर इज अ मिसस्टेटमेंट। ठीक है ना भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वालिटीज क्या है? अरे भाई साहब, टेक्निकल क्वालिटीज तो होनी चाहिए, ह्यूमन क्वालिटीज भी होनी चाहिए। ह्यूमन क्वालिटीज जैसे कि टैक्टफुल, चीजों को हैंडल कर पाए, इंटीग्रिटी, वही ऑनेस्टी सिंसियरिटी। इंडस्ट्री मतलब ये देखो, नॉलेजेबल बंदा खुद के बेसिस पे डिसीजन फॉर्म कर पाए। अब ऐसा नहीं कि टिके रहो, जो मैनेजमेंट बोलेगा वही करो। कह रहा ऑडिट प्रोग्राम मेरे लिए मैनेजमेंट बनाएगा, सर मैनेजमेंट थोड़ी बनाएगा प्रोग्राम, प्रोग्राम तो खुद बनाना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिशन, पेशेंस रखो, सब मिलेगा। वैसे सीए होता है तो सीए के अंदर पेशेंस तो अपने आप आ जाता है, आपको तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, पेशेंस। गुड गुड टेम्परामेंट, टेम्पर लिखा हुआ है, गुड टेम्परामेंट होगा ये, टेम्परामेंट। अब ऐसा नहीं कि एविडेंस नहीं मिला, मैनेजमेंट का सर फोड़ दिया आपने, ले गया हैमर या आर्टिकल। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। कंफ्यूज हो रहे हो, कभी डेटा से पूछ रहे हो, कभी ये कर रहे हो, अरे भाई क्लैरिटी के साथ काम करो, जजमेंट तो फॉर्म करना ही पड़ेगा। अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस मतलब वही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फॉर्मनेस, अड़े रहो, एविडेंस ना मिले अड़े रहो, भैया एविडेंस तो लेके जाऊंगा, पिघलना नहीं है बेटा। रिलायबिलिटी, कह रहा है ही शुड शाइन अ बेटर कल्चर, बिल्कुल सही बात है। साथ में इंटीग्रिटी बैक्ड बाय इंडिपेंडेंस, ऊपर आपने पढ़ा इंडिपेंडेंस दो तरह की, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। और भैया थॉरो नॉलेज होना चाहिए। थॉरो नॉलेज किस चीज का? अकाउंट्स का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अगर अकाउंट्स ही नहीं आती बेटा तो ऑडिट कैसे करोगे आप? ठीक। सर ऑडिट के फायदे क्या हैं? ये बढ़िया है। मैनेजमेंट के लिए फायदा क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू पता लगा पाएगा कंट्रोल ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और फ्रॉड एरर अगर हुआ है, अभी अपन ने पढ़ा ना मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं, तो मिसस्टेटमेंट के कारण दो चीजें होती है, फ्रॉड एरर, तो फ्रॉड एरर पकड़ने में हेल्प होगी, बिल्कुल ठीक बात है। गवर्नमेंट के लिए फायदा क्या है? टैक्स इंपोज करना है गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो टैक्स लायबिलिटी इंपोज करने में उनको मदद मिलेगी। शेयर होल्डर के लिए फायदा क्या है? शेयर होल्डर देखो पैसा लगा के बैठ गया यार, फाइनेंशियल शेयर होल्डर थोड़ी बना रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बोर्ड बना रहा है, बोर्ड की जिम्मेदारी है। 134 DRS के अंदर आप पढ़ते हैं, शेयर होल्डर कैसे पता फाइनेंशियल सही बन रहे हैं गलत? तो कह रहा है इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, कि सही में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनाएगी वो रिलायबल है या नहीं, उसके बेसिस पे दे विल इट विल एनहांस देयर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ठीक है ना? तो इंडिपेंडेंट तरीका है ऑडिट, जिससे फाइनेंशियल से भरोसा कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। बैंक ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट करवा के जाओगे बैंक के पास तो बैंक रिलायबिलिटी फॉर्म करेगा, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल पे आपको लोन देगा, क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक। और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ना हमेशा डर रहेगा सर कि लोचा लफड़ा किया तो पकड़ा जाऊंगा, ऑडिट मोरल चेक। ठीक है, कल को फ्रॉड किया तो पकड़ा जाऊंगा। ठीक है भाई, ये आप 5 बातें ध्यान रखिए, पॉइंट अपने आप बन जाएंगे। किनके लिए? मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, बैंक और एम्प्लॉय। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। भाई मुझे क्या लग रहा है ना कि इनहेरेंट लिमिटेशन से क्वेश्चन आ रहा है, क्या कहते हो? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है बेटे, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है बेटे, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है बेटे, आ रहा है। ठीक। सबसे पहले इनहेरेंट लिमिटेशन नंबर 1, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो मैं प्रिसाइज बताऊं आपको पहले, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते वक्त ना जजमेंट लगता है मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब होता है फाइनेंशियल्स को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जजमेंट लगता है सर मैनेजमेंट का। क्या मैनेजमेंट का जजमेंट 100% सही हो जरूरी है? नहीं सर, गलतियां तो मैनेजमेंट भी कर सकता है। अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएगा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर्म करे, गलतियां तो हो सकती है। क्या मैनेजमेंट का जजमेंट 100% सही है? नहीं। क्या फाइनेंशियल 100% सही बनेंगे? नहीं। जब फाइनेंशियल 100% सही नहीं बने तो क्या 100% कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है ऑडिटर? नहीं। ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है। और इनहेरेंट लिमिटेशन नंबर 1 क्या कहती है? कहती है सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जजमेंट लगता है मैनेजमेंट का, और जजमेंट में होते हैं सब्जेक्टिव डिसीजंस, अनसर्टेनिटीज, जिस कारण से ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिलेगा नहीं, बिल्कुल ठीक बात। एक बात और है सर, मैनेजमेंट फाइनेंशियल भी बनाता है, इंटरनल कंट्रोल भी तैयार करता है। आप मुझे बताइए क्या इंटरनल कंट्रोल 100% परफेक्ट बन सकता है किसी भी कंपनी में? बिल्कुल भी नहीं सर। इंटरनल कंट्रोल की अपनी खुद की कमियां हैं सर, जैसे कि कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉइज,
कॉल्यूजन। अब एक बात बताओ, मान लो आपने इंटरनल कंट्रोल बनाया, तो परचेज बिल में ना साइन कराया जा रहा है परचेज बिल को, बिल्कुल ठीक बात है, कंट्रोल स्ट्रांग है। और जब गुड्स आए तो गुड्स रिसीविंग सेक्शन में, ये फाइनेंशियल के अंदर भी पढ़ते चैप्टर 5 में आप पॉइंट, गुड्स रिसीविंग सेक्शन में उसे साइन किया गया, कंट्रोल स्ट्रांग है। मतलब परचेज बिल को साइन किया गया, रिसीविंग सेक्शन में भी साइन किया गया, बढ़िया, कंट्रोल स्ट्रांग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये दोनों लोग आपस में कॉल्यूशन कर बैठे, रिसीविंग सेक्शन वाला, अकाउंटिंग सेक्शन वाला, अगर दोनों मिली भगत कर बैठे, तो कंट्रोल को तो ओवरराइड कर ही देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर। अगर कंट्रोल को ओवरराइड कर देंगे, आप मुझे बताइए कंट्रोल 100% परफेक्ट होगा? नहीं, कंट्रोल की अपनी कमियां हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अगर एक एम्प्लॉय ने चोरी कर ली सर इन्वेंट्री की, या परचेज दिखा दी फिक्टिटियस, अब एम्प्लॉय अगर चोरी कर रहा है इन्वेंट्री की, बताएगा थोड़ी, फिक्टिटियस परचेज दिखा रहा है, बताएगा थोड़ी। अब बताओ, फिक्टिटियस परचेज में फाइनेंशियल गड़बड़ नहीं बने ना सर, फाइनेंशियल्स आर मिसस्टेटेड। तो वीक इंटरनल कंट्रोल कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को बर्बाद करेगा। तो कहता है सर अपनी कमियां हैं, जैसे कॉल्यूशन। अगर कंट्रोल वीक हुआ ना, अगर लाला कंट्रोल वीक हुआ, तो ध्यान रखना बच्चों, आप ये मानेंगे फाइनेंशियल ढंग से नहीं बने हैं, दे आर नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड। ठीक, चलिए ये आगे बढ़ते हैं, अगला सुनो। नेचर ऑफ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट प्रोसीजर। देखो, ये तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये है ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर जब ऑडिट करेगा, तो ऑडिट करते हुए दो लिमिटेशंस आती हैं सर, एक है प्रैक्टिकल लिमिटेशन और एक है लीगल लिमिटेशन। पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल लिमिटेशन की। आप मुझे बताइए फटाफट से, क्या ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक करेगा? नहीं, ऑडिटर करता है सैंपलिंग। जब आपने 100% ट्रांजैक्शन ही चेक नहीं किए, तो क्या 100% कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। जब ऑडिटर ने सैंपलिंग की है, तो भैया सैंपलिंग में जब आपने 100% ट्रांजैक्शन, देखो सैंपलिंग क्यों करते हैं अपन? प्रैक्टिकल कारण है ना यार, 100% ट्रांजैक्शन थोड़ी चेक कर सकते हैं आप खुद, इसलिए अपन सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग के कारण आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिलेगा नहीं। लीगल लिमिटेशन क्या है? एक बात बताओ, इनकम टैक्स ऑफिसर क्लाइंट के यहां सर्च एंड सीजर कर सकता है, आसान भाषा में रेड कर सकता है क्लाइंट के यहां पे। इनकम टैक्स वाले लोग, पुलिस लेकर जाएगा, रेड करेगा, डॉक्यूमेंट लेगा, छीनेगा, जब्त करेगा, दीवार फोड़ देगा, तकिए फाड़ देगा, गद्दे निकाल देगा। क्या ऑडिटर के पास ये सारे राइट्स हैं? नहीं। जब ऑडिटर को आपने इतने लीगल राइट्स दिए ही नहीं, तो क्या ऑडिटर से उम्मीद कर सकते हैं कि 100% कॉन्फिडेंस गेन करेगा? नहीं सर। कहता है मैनेजमेंट, देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना यार, और दूसरी बात ये भी है ना, क्या ऑडिटर के पास उतनी लीगल पावर्स हैं? नहीं, क्योंकि सही मायने में ऑडिट इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं भाई। इन्वेस्टिगेशन में आपका इंटेंट होता है फ्रॉड पकड़ने का, ठीक, यहां इंटेंट फ्रॉड पकड़ने का थोड़ी है। याद करिए, यहां तो अपन ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। एक बात और भी है, क्या प्रैक्टिकली सोचो कि मैनेजमेंट आपको सारे एविडेंस देगा? नहीं देगा सर। अगर मैनेजमेंट आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्या ऑडिटर मैनेजमेंट को फोर्स कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कि इंफॉर्मेशन दे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्या आप उसकी क्लाइंट पे रेड कर सकते हो? नहीं। क्या उसकी किताबें जब्त कर सकते हो? सर जब्त, सीजर ऑफ बुक्स तक का अधिकार नहीं ऑडिटर के पास। तो ऑडिटर कैसे फोर्स करेगा? एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। अगला सुनिए, एक बात बताओ, कई बार मैनेजमेंट फ्रॉड करता है। जब मैनेजमेंट फ्रॉड करेगा, तो फ्रॉड करने वाला आदमी ना बड़े सोफेस्टिकेटेड टूल का इस्तेमाल करता है यार, बड़े ऑर्गेनाइज स्कीम के हिसाब से फ्रॉड करता है, बड़े तरीके सिस्टमैटिक फ्रॉड करेगा। जो फ्रॉड करेगा उसे फ्रॉड को छुपाना भी आता है। तो कहता है सोफेस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज स्कीम को इस्तेमाल करो टू कंसील द फ्रॉड। कई बार ना ऑडिटर फ्रॉड नहीं पकड़ पाएगा सर, नहीं पकड़ पाएगा। ठीक, ये है तीसरी लिमिटेशन ऑडिट प्रोसीजर की, प्रैक्टिकल लीगल। अगर मान लो एग्जाम में आपसे कहता है कि प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन लिखिए, तो चारों पॉइंट लिखने हैं आपको। और कल को कहता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के, तब भी चारों पॉइंट लिखने हैं। पहला प्रैक्टिकल, सैंपलिंग, लीगल लिमिटेशन, सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट देगा नहीं, आप फोर्स कर नहीं सकते, फ्रॉड करेगा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, आप पकड़ नहीं पाओगे। चौथा, अगर ऑडिटर को आरपी रिलेशनशिप्स का ही नॉलेज नहीं है, यही नहीं पता कि कौन कौन से लोग आपके आरपी हैं, तो आरपी ट्रांजेक्शन कैसे पकड़ोगे सर आप? और मैनेजमेंट के लिए ना बड़ा कन्वीनियंट है,
आरपी ट्रांजैक्शन के थ्रू फ्रॉड करना। आप खुद सोचो, टारगेट अचीव करना है, सेल पूरी नहीं हो रही है, टारगेट अचीव करना है, अपनी सब्सिडरी गुड्स बेच दिया आपने, खर्चे बढ़ाने थे, अपनी सब्सिडरी से गुड्स खरीद लिया आपने, सब्सिडरी आपकी आरपी है। आरपी ट्रांजैक्शंस को फ्रॉड में तब्दील करना बहुत आसान काम है। कई बार ऑडिटर को पता ही नहीं होगा वो आपका आरपी है। जब आरपी के बारे में ही नहीं पता तो आरपी ट्रांजैक्शंस के बारे में कैसे पता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डन। ये तो हो गई तीसरी लिमिटेशन। पांचवी लिमिटेशन देख लो पहले। देखो, बार बार आप पढ़ते हैं गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करता है मैनेजमेंट, और वही गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ऑडिटर भी करता है। क्या गोइंग कंसर्न का असेसमेंट 100% परफेक्ट होगा? सही जरूरी है? क्या फ्यूचर इवेंट को लेकर 100% गारंटी दे सकते हैं आप? मतलब ही नहीं है सर। कहता है फ्यूचर इवेंट में 100% गारंटी नहीं हो सकती सर। कई बार एडवर्स इवेंट्स होते हैं जो एंटिटीज की एबिलिटी अफेक्ट करते हैं। शायद एंटिटी आगे बिजनेस कंटिन्यू ना कर पाए। अब ड्रीम 11 की बात कर लो आप, भट्टा बैठ गया भाई साहब। अब गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया होगा मैनेजमेंट ने भी, ऑडिटर ने भी, लेकिन क्या वो 100% सही था? नहीं। तो सर नए नए इवेंट्स आ सकते हैं जो आपकी एबिलिटी को खराब करेंगे। और अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। एक बात बताओ, 5 साल की ऑडिट कर रहे हो आप, कंपनी से तो ये कहता है ना एक बार अपॉइंट हो गए 5 साल तक ऑडिट करोगे। अब आपको एक बार अपॉइंट किया, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, चौथे साल तक आते आते ऑडिटर बोलेगा यार काय को मैं इतना काम कर रहा हूं, पिछली बार भी तो चेक किया था ये सब कुछ, पिछले साल भी चेक किया था, क्या करूं दोबारा चेक करके। कई बार ना ऑडिटर पुरानी इंफॉर्मेशन पर रिलाई कर लेता है और नई इंफॉर्मेशन नहीं लेता रिकरिंग ऑडिट्स में। इस चक्कर में क्या होता है कि आपने सेकेंड ईयर की इंफॉर्मेशन में भरोसा कर लिया, थर्ड ईयर में इंफॉर्मेशन ली नहीं, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि थर्ड ईयर में कोई नया इवेंट हुआ है और आपने पुरानी इंफॉर्मेशन में भरोसा कर लिया। तो कई बार ना आप पुरानी जानकारी का भरोसा करते, नई इंफॉर्मेशन लेते नहीं है, वहां दिक्कत होती है। 5 लिमिटेशन है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अब चलते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, रीजनेबल और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है? ऐसे क्या बोलता है, रीजनेबल चाहिए एब्सोल्यूट चाहिए? ऐसे तो कहता है भैया रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, एब्सोल्यूट कभी नहीं मांगता आपसे, ऐसे कभी नहीं मांगता, ठीक। रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस कंप्लीट एश्योरेंस, कंप्लीट। ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस तो अचीव कर सकता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी अचीव नहीं कर सकता। ना ऐसे आपसे कहता है अचीव करो, ना ही आप अचीव कर पाओगे। ये कंप्लीट एश्योरेंस है और ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। एक बात मैंने ऊपर आपको और बताई कि भैया एक एक होता है इन्वेस्टिगेशन, एक होता है ऑडिट। क्या फर्क है दोनों में? देखो भाई, ऑडिट में ना आप फाइनेंशियल को एग्जामिन करते हैं ताकि रीजनेबल एश्योरेंस ले पाएं कि क्या फाइनेंशियल फ्री है एमएम से। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन में क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए। मान लो मेरी कंपनी, मुझे डाउट है कि यार गड़बड़ हुई है सर, गुड्स खरीदने में गड़बड़ी हुई है, तो मैंने सिर्फ उसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसी चीज का, और किसी चीज का नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप ना नैरो है, नैरो कंपैरेटिवली, उसी चीज का स्पेसिफिक। लेकिन ऑडिट में सब कुछ चेक हो रहा है, रेवेन्यू भी, एक्सपेंस भी, एसेट भी, लाइबिलिटी भी, तो ब्रॉडर है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन फॉर्म करने का, इन्वेस्टिगेशन का है कि भैया फ्रॉड है या नहीं। ऑडिट में, पहले भी कहा आपसे, ऑडिट में आप फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं जाते, ठीक। ये एक बात बताओ, लीगल पार्ट्स कहां पे हैं? सर ऑडिट में इतने लीगल पार्ट्स थोड़ी हैं, अभी पढ़ के आए अपन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लीगल पार्ट्स हैं, तो 4 डिफरेंस के वाले पॉइंट है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार 3 टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ चैप्टर 1 में, एक इनहेरेंट लिमिटेशन, एक स्कोप, और तीसरा भी आगे बताऊंगा आपको, 3 पार्टी रिलेशनशिप और वो सब, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला, सर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ऑडिट के स्कोप में? देखो सबसे पहली बात, वो सारी बातें कवर करिए, वो सारी बातें जो फाइनेंशियल से कनेक्टेड है, ऑल द एस्पेक्ट रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल द एस्पेक्ट, जैसे कि P&L, बैलेंस शीट, एसेट, लाइबिलिटी, सब कवर करो। आप चेक करो क्या इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है क्या। रिलायबल भी होनी चाहिए, सफिशिएंट भी, ठीक। चाहे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो चाहे सोर्स हो, रिलायबल का मतलब पता है। अगर आपने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इतना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए आपके पास, तभी इंफॉर्मेशन को रिलायबल मानेंगे। और सफिशिएंट तो आपको पता ही है, प्रॉपर क्वांटिटी, है ना। रिलायबल, सफिशिएंट, दूसरा। थर्ड,
देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा सर। चैप्टर 5 में आप इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं, हर जगह डिस्क्लोजर का सेक्शन आता है, हर जगह डिस्क्लोजर का सेक्शन आता है। कहता है डिस्क्लोजर कैसे करेंगे सर? डिस्क्लोजर करेंगे एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब शेड्यूल 3 कहता है आरपी के साथ हुई सेल को डिस्क्लोज करो नोट्स में, आरपी के साथ हुई परचेज को डिस्क्लोज करो, डेटर को स्प्लिट करो लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स में, लोन को स्प्लिट करो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। कह रहा है ना लॉ आपसे, स्टैट्यूट ही तो कह रहा है, शेड्यूल 3 ही तो कह रहा है, तो कह रहा है डिस्क्लोज करिए, और ऑडिटर चेक करेगा आपने डिस्क्लोज किया कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ट्रांजैक्शंस को समराइज और इवेंट्स को समराइज करना ऑब्वियस ही बात है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जब आप बात करते हैं स्कोप की, 3 पॉइंट आ गए, ऑल द एस्पेक्ट, सफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट जजमेंट फॉर्म करता है सर, ऊपर ही पढ़कर आए आप, फाइनेंशियल बनाते वक्त तो प्रेजेंट करते वक्त। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसी आपने सेलेक्ट की, अब अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने कल भी कहा था, तो फिर कह रहा हूं, अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी आएगी 2 टर्म आपके साथ आ जाएंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी सेलेक्टेड अप्रोप्रिएटली और कंसिस्टेंटली अप्लाइड। और याद करिए AS1 क्या कहता है, अगर कोई भी चेंज आता है कंसिस्टेंटली अप्लाइड नहीं है तो चेंज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा AS1 के हिसाब से। ठीक, अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फीफो मान रहे हो, वेटेड एवरेज मान रहे हो, ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल है। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन कंसिस्टेंटली अप्लाइड। ठीक, चलिए जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसी के लिए है जिसके लिए आप बोल रहे हो उमेश, वरना सुबह सुबह मैं भी क्यों ही बैठूंगा। ठीक, अच्छा एक बात और सुनिए बच्चों, अब आते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट में। देखो जी, एश्योरेंस एंगेजमेंट 4 तरह के होते हैं। एक होता है ऑडिट एंगेजमेंट, एक होता है रिव्यू एंगेजमेंट, एक होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, और एक होता है रिलेटेड एंगेजमेंट, इसे कहते हैं RS, रिलेटेड सर्विसेज। ठीक, ठीक, RS कहते हैं शॉर्ट में। ठीक, ऑडिट में आप चेक करोगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक बात है। पता है रिव्यू क्या होता है? रिव्यू सेबी कहता है, सेबी कि लिस्टेड कंपनी को ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्वार्टरली फाइनेंशियल तैयार करने हैं। जो क्वार्टरली फाइनेंशियल बनेंगे ना, क्वार्टरली, उसका रिव्यू होता है, ऑडिट नहीं होती। समरी फाइनेंशियल का रिव्यू होता है। तो ऑडिट और रिव्यू में सिमिलरिटी क्या है? ऑडिट भी हिस्टोरिकल का है, रिव्यू भी हिस्टोरिकल का है। फर्क पता है क्या है? अब ऑडिट पूरे साल वाले फाइनेंशियल करोगे तो ऑडिट में प्रोसीजर कंपैरेटिवली ज्यादा परफॉर्म करते हैं आप, रिव्यू में ना प्रोसीजर्स कंपैरेटिवली कम परफॉर्म होते हैं, कम। एसएनडी एविडेंस यहां भी लेना है, एसएनडी एविडेंस यहां भी लेना है। एसएनडी का मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट मतलब प्रॉपर क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मतलब प्रॉपर क्वालिटी। ध्यान रखना, ऑडिट जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, रीजनेबल एश्योरेंस, लेकिन रिव्यू जो है, रिव्यू ये लिमिटेड एश्योरेंस है। रिव्यू ना रीजनेबल से भी कम है। ये देखो, सबसे ऊपर आता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये तो मिलता ही नहीं है। उसके बाद आता है रीजनेबल एश्योरेंस, जो मिलता है ऑडिट में, रीजनेबल एश्योरेंस। उसके बाद अभी मॉडरेट पढ़ेंगे आप, मॉडरेट बताऊंगा, अभी समझाता हूं। उसके बाद आता है लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस कहां मिलेगा? लिमिटेड एश्योरेंस मिलता है इन द केस ऑफ रिव्यू। और लास्ट में आता है नो एश्योरेंस, एश्योरेंस ही नहीं है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल, मॉडरेट, लिमिटेड और नो एश्योरेंस। ठीक है, अब देखिए वापस चलते हैं ऊपर। ठीक, कहां गया भैया? अच्छा, ऑडिट पे क्या लगता है? ऐसे। रिव्यू पे क्या लगता है? SRE। ठीक, एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करते हैं। अब देखो, ऑडिट और इसमें सिमिलरिटी क्या है, ये बात करते हैं HFI की। अब मान लो आप बैंक गए लोन लेने के लिए, बैंक ने कहा यार तुम एक काम करो, अगले 3 साल के, अगले 3 साल के, पिछले नहीं, अगले 3 साल के, नेक्स्ट 3 ईयर्स के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल बना के लाओ, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल बना के लाओ, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल। अब ये 3 साल के प्रोजेक्टेड बना के ले गए, अगले 3 साल के, बैंक के पास चले गए, बैंक ने कहा भैया CA से साइन तो करवा लो। फिर आप CA के पास गए, CA साहब ने कहा साइन कर दो। क्या CA ऑडिट कर रहा है?
नहीं तो। क्या सीए रिव्यू कर रहा है? नहीं तो। यहां बात एचएफआई की थोड़ी हो रही है, हिस्टोरिकल की बात थोड़ी हो रही है, यहां बात हो रही है पीएफआई की। पीएफआई बोले तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहां पर बात हो रही है सब्जेक्ट मैटर इज अदर देन एचएफआई, अदर देन एचएफआई। ना तो यहां ऑडिट हो रही है बेटा, ना यहां रिव्यू हो रही है। और जब एश्योरेंस की बात होगी तो यह कहलाएगा मॉडरेट एश्योरेंस एंगेजमेंट। मॉडरेट। ऑडिट के अपने स्टैंडर्ड है ऐसे, रिव्यू के अपने स्टैंडर्ड है एसआरई, एश्योरेंस के अपने एंगेजमेंट है एसएई। ये सब पढ़ते हैं फाइनल के अंदर, सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं, ठीक। और आखिरी है आरएस। आरएस पता है क्या है? जैसे मान लो डेटर है, आपके 5,000 डेटर है। आपने एक सीए को बोला भैया मेरे लिए ना आप डेटर मैनेजमेंट देख लो, डेटर मैनेजमेंट देख लो, डेटर की एजिंग रिपोर्ट बनाओ, ये करो वो करो। ऑडिटर ने कहा ठीक है कर दूंगा। ऑडिटर ना आपके ऑडिट नहीं कर रहा है सर, आपको फाइनेंशियल बनाने में हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियल कंपाइल करने में हेल्प कर रहा है। क्या डेटर मैनेजमेंट की सर्विस देना क्या ऑडिट है क्या? उसे बोलेंगे बेटा आरएस। यहां ना आप मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हो इन प्रिपेयरिंग द एचएफआई, प्रिपेयरिंग एचएफआई। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल आइटम्स, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, ये सब। देखो एक बात ध्यान रखिए, तीनों केस में एश्योरेंस तो है। ऑडिट में रीजनेबल है, यहां पे लिमिटेड है, और यहां मॉडरेट है। यहां कोई एश्योरेंस ही नहीं है, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, नॉन एश्योरेंस। यहां कोई एश्योरेंस होगा ही नहीं, लेकिन इसके भी अपने स्टैंडर्ड है एसआरएस। तो बात समझ में आ रही है? जो मैंने आपसे आखिरी में क्या कहा था, आखिरी में कहा था एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहां मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। रीजनेबल कहां मिलेगा? ऑडिट में। मॉडरेट कहां मिलेगा लाला? ये मिलेगा एश्योरेंस में, जब हम बात करते हैं पीएफआई की, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और नो एश्योरेंस कहां होगा? इन द केस ऑफ आरएस। यहां एश्योरेंस ही नहीं है। समझ में आ रहा है पिरामिड? चलो अब चले आगे भैया, अगला सुनो फटाफट से। ऊपर एक बात फिर दी गई है, एक ना डिफरेंस दिया हुआ है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में। एक डिफरेंस है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, ऑडिट लिमिटेड लो लेवल एश्योरेंस है, ऑब्वियस सी बात है रीजनेबल के मुकाबले। ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस है। रीजनेबल पता है क्यों है? क्योंकि यहां ज्यादा काम करते हो आप, ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। यहां पे ना काम कम करते हो, कम कंपैरेटिवली ऑडिट के मुकाबले कम काम होता है रिव्यू में, ऑब्वियस सी बात, तभी तभी लिमिटेड एश्योरेंस बोलते हैं। ऑडिट में रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, यहां लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। रीजनेबल एश्योरेंस का एग्जांपल है ऑडिट, लिमिटेड एश्योरेंस का एग्जांपल है रिव्यू। ठीक, ठीक है सर, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब सुनो बच्चों वाड़ी, जल्दी से ये बताओ एचएफआई और पीएफआई में क्या फर्क है? देखो भाई, सबसे पहले एचएफआई की मीनिंग। एचएफआई इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी। ये कहां से निकाली होगी आपने भाई? एचएफआई क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो एचएफआई है। फाइनेंशियल कैसे बनते हैं? बेसिक बुक्स के आधार पे बनते हैं, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, ये सब डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम द एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम। प्राइमरली अकाउंटिंग सिस्टम से निकाला होगा आप। किस बारे में? किस बारे में? या तो इकोनॉमिक इवेंट्स अकरिंग इन पास्ट टाइम पीरियड। पता है किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पीएनएल की। या तो इकोनॉमिक कंडीशंस एट पॉइंट ऑफ टाइम, यहां बात कर रहा है बैलेंस शीट की। इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी, प्राइमरली आपने कहां से निकाली? अकाउंटिंग सिस्टम से। या तो इकोनॉमिक इवेंट अकरिंग इन पास्ट टाइम पीरियड, या इकोनॉमिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग या प्रिवेलिंग एट पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में बनती है बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च, और पीएनएल बनता है, पता है आपको, ठीक है ना, टाइम पीरियड 23-24। ठीक, ये है एचएफआई। पीएफआई में क्या है सर? पीएफआई में ना कहीं आप बना रहे हो अगले 3 साल के फाइनेंशियल, तो यहाँ एजम्पशंस है। किस बारे में एजम्पशंस है? एजम्पशंस है इवेंट जो फ्यूचर में होंगे और पॉसिबल एक्शंस जो एंटिटी लेगी, ठीक है ना। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, प्रोजेक्शन है दोनों। फोरकास्ट भी हो सकता है, प्रोजेक्शन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इवेंट्स जो होंगे, पॉसिबल एक्शन जो आप लेंगे। फर्क क्या है? देखो एचएफआई में ना आप ओपिनियन फॉर्म करते हैं भाई, रिव्यू हो या ऑडिट, ओपिनियन तो फॉर्म करोगे ना आप। फ्यूचर को लेकर कोई ओपिनियन नहीं करती है सर अपन। फ्यूचर को लेकर ओपिनियन कैसे दोगे आप बताओ? ओपिनियन तो पास्ट को लेकर होगी ना। यहां बात होती है फ्यूचर की, इसलिए कोई ओपिनियन नहीं है।
HFI में अगर ऑडिट करे तो रीजनेबल एश्योरेंस है, रिव्यू करे तो लिमिटेड एश्योरेंस है। यहां पर अगर बात करें प्रोस्पेक्टिव पे तो मॉडरेट मॉडरेट, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, इवेंट्स पास्ट इवेंट की बात हो रही है, यहां बात हो रही है फ्यूचर इवेंट की, ठीक। चलो जी, ये हो गई सारी कहानी खत्म बच्चा पार्टी, ठीक है, डन हो गया डन हो गया डन हो गया। अब एक चीज ना इन्होंने कंपनी से क्वाली दी है, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मेंबर अपॉइंट करेंगे फर्स्ट एजीएम में, 6 एजीएम तक के लिए, 5 एजीएम के लिए अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट में C&AG करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। रिपोर्ट किसको देंगे, कंपनी के केस में रिपोर्ट जाएगी मेंबर्स को, फर्म के केस में पार्टनर्स को। बेसिकली जो अपॉइंट करेगा ना, रिपोर्ट उसी के नाम जाएगी। मतलब एड्रेस ही कौन होगा, एड्रेस ही मेंबर्स होंगे कंपनी में, पार्टनर होंगे इन द केस ऑफ फर्म, ठीक। अच्छा एक बात और, ऑडिट दो तरह की होती है, एक होती है सर मैंडेटरी, जो जरूरी है एज पर लॉ। कंपनीज एक्ट कहता है हर कंपनी की स्टैट ऑडिट करवानी जरूरी है, स्टैट। लेकिन एक बात बताइए, पार्टनरशिप की ऑडिट मैंडेटरी है, HUF की ऑडिट मैंडेटरी है? नहीं, इसे कहते हैं वॉलंटरी ऑडिट, जो कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी है वो मैंडेटरी, जो कंपलसरी नहीं है वो वॉलंटरी है, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं आगे फटाफट से, कहानी क्या बोलती है। ये तीसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट लिमिटेशन, स्कोप, एलिमेंट्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या बोलता है ये, बात करते हैं, ठीक है। ये है भालू भैया, ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छी बात है। ये कर रहे हैं, मान लो क्या कर रहे हैं भैया, ये कर रहे हैं ऑडिट। वैसे कर तो कुछ भी सकते हैं, ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस, RS कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑडिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऑडिट, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक बात है। सर ओपिनियन किसके लिए फॉर्म करोगे, मतलब किसके लिए ऑडिट कर रहे हो, अभी पढ़ ऊपर पढ़ कर आए, शेयर होल्डर, बैंक, गवर्नमेंट, इन सब के लिए, ठीक। फाइनेंशियल बनाए किसने, बोर्ड ने बनाए, CEO, CFO, MD बोर्ड बनाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऑडिट हो गई, ऑडिट के बाद रिपोर्ट दोगे, बिल्कुल दोगे, रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स होंगी। कहता है किसी भी इंगेजमेंट में ना 7 एलिमेंट होते हैं, 7 एलिमेंट होते हैं, 7। पहला एलिमेंट, जो ये भालू भैया है ना, इसे बोलेंगे प्रैक्टिशनर। एक बात बताओ, अभी तो चलो ऑडिट कर रहा है, अगर फ्यूचर के फाइनेंशियल साइन करता है तो क्या ऑडिटर बोलेंगे, नहीं तो, तब भी प्रैक्टिशनर तो बोलेंगे ना। अगर डेटर मैनेजमेंट कर रहा है क्लाइंट के लिए, तब भी क्या ऑडिटर बोलेंगे, नहीं तो प्रैक्टिशनर तो बोलेंगे ना। तो प्रैक्टिशनर वर्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। प्रैक्टिशनर एक कॉमन वर्ड है, प्रैक्टिशनर में ऑडिटर भी आएगा, रिव्यूअर भी आएगा, है ना, जो एश्योरेंस दे रहा है वो भी आएगा, जो RS दे रहा है वो भी आएगा, इसलिए प्रैक्टिशनर दूसरा वर्ड। आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिस भी चीज की आप ऑडिट या रिव्यू या कुछ भी करते हैं, जिस भी मैटर की, उसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, ठीक। सब्जेक्ट मैटर जो बनाता है ना, जैसे फाइनेंशियल बनाए हैं CEO, CFO ने, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, बिल्कुल ठीक बात है। सब्जेक्ट मैटर भाई अनाप शनाप तो बनेगा नहीं, सब्जेक्ट मैटर तो बनाएगा आपका मैनेजमेंट। अच्छा ऑडिट भी आप अनाप शनाप नहीं करोगे, ऑडिट करोगे एज पर स्टैंडर्ड्स, रिव्यू करोगे SRE के हिसाब से, SRS, SAE, कई सारे स्टैंडर्ड्स। इसे आप बोलते हैं सूटेबल क्राइटेरिया, दिस इज सूटेबल क्राइटेरिया, ठीक। जिसके हिसाब से अब ऐसे सूटेबल क्राइटेरिया है, रिव्यू में SRE सूटेबल क्राइटेरिया है, ठीक है। जिसके लिए आप ऑडिट कर रहे हो, इसे कहते हैं इंटेंडेड यूजर्स। जो बना रहा है फाइनेंशियल वो है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जिसके लिए ऑडिट कर रहे हो इंटेंडेड यूजर्स, ठीक। साथ में अब रिपोर्ट आपने दी, रिपोर्ट बना के आपने दी, तो रिपोर्ट जहां दोगे उसे बोलेंगे एश्योरेंस रिपोर्ट। अब आप बोलोगे सर 6 तो हुए, 7वां है S&D एविडेंस आपको लेना होता है। कौन सा एविडेंस लोगे, S&D एविडेंस लोगे। तो पहला हो गया प्रैक्टिशनर, दूसरा हो गया आपका एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, तीसरा रिस्पॉन्सिबल पार्टी, उसके बाद सूटेबल क्राइटेरिया, इंटेंडेड यूजर्स, एश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक। अब देखो ये 7 पॉइंट है, 7 को पहले 3 पॉइंट में पढ़ते हैं, पहले 3 फिर 4, ये 3 है फिर 4 है। 3 पॉइंट कौन कौन से, कह रहा है प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। इसे अपन कहते हैं 3 पार्टी रिलेशनशिप, 3 पार्टी रिलेशनशिप, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रैक्टिशनर वो है जो एश्योरेंस देगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रैक्टिशनर वर्ड ज्यादा ब्रॉडर है ऑडिटर के मुकाबले,
ऑडिट में तो आप सिर्फ HFI चेक करते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिशनर HFI और PFI दोनों की बात करता है, ऑब्वियस सी बात है। इंटेंडेड यूजर वो है जिसके लिए आप रिपोर्ट बना के दे रहे हो, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो है जो आपके लिए फाइनेंशियल बना रही है, हु इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल। बिल्कुल ठीक बात। अगला सुनिए, ये 3 पॉइंट होगा, 4 पॉइंट सुनो। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, वो इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर एग्जामिन करेगा। जैसे ऑडिट के केस में फाइनेंशियल एग्जामिन करेगा, तो फाइनेंशियल क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, जिसको आप एग्जामिन करोगे। ठीक। अगला है सूटेबल क्राइटेरिया। भैया सूटेबल क्राइटेरिया मींस बेंचमार्क, जिस बेंचमार्क के आधार पे आप इवेल्युएट करोगे सब्जेक्ट मैटर को। अब इस बेंचमार्क में स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, गाइडेंस भी आते हैं, लॉ भी आते हैं, रेगुलेशन भी आते हैं। वो सारे बेंचमार्क जिसके आधार पे आप ऑडिट करोगे, वो सूटेबल क्राइटेरिया। एस एंड एविडेंस आपको पता है सर, एस एंड एविडेंस लेना चाहिए ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। एस मतलब सफिशिएंट, सफिशिएंट मींस क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मींस प्रॉपर क्वालिटी। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एश्योरेंस रिपोर्ट। एश्योरेंस रिपोर्ट कभी ओरल नहीं होगी, ये होगी बेटा, जल्दी से बताओ, रिटन रिपोर्ट। सही बात, रिटन रिपोर्ट। अच्छा, एश्योरेंस रिपोर्ट में क्या आएगा, कहते हैं एश्योरेंस रिपोर्ट में आएगा जी कंक्लूजन, जिसमें आप एश्योरेंस दोगे किसको लेकर, सब्जेक्ट मैटर को लेकर। तो रिटन रिपोर्ट विल कंटेन कंक्लूजन, कंक्लूजन में एश्योरेंस होगा सब्जेक्ट मैटर को लेकर, ठीक है ना। तो एश्योरेंस रिपोर्ट, एस एंड एविडेंस, क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर। गॉड ब्लेस यू। चलो बच्चों, अब चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ। ये तो टाइम पास है, फिर भी एक बार देख लो, 1 मिनट लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग रिव्यू करेगा फाइनेंशियल, विच इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, इसलिए आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। ऑडिटर को गुड नॉलेज ऑफ लॉ भी होना चाहिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ भी फैमिलियर होना चाहिए, बिहेवियरल साइंस आनी चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर, बातचीत करनी पड़ती है ना सर, थर्ड पार्टी से बातचीत करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, टीसीएल से बात करनी है, ह्यूमन बिहेवियर आना चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट सर आजकल हर जगह है। अगर ऑटोमेटेड का नॉलेज ही नहीं हुआ आपको, तो ऑडिट कैसे करोगे आप? स्विगी के ऑडिट करने के लिए गए, अमेजोन के ऑडिट करने के लिए गए, तो पता होना चाहिए आपको। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करोगे, नॉलेज तो होना चाहिए। मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए इन्वेंट्री देखते वक्त। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल टेक्निक का नॉलेज होना चाहिए, सारे चैप्टर लिख दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एफएम के, वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो रेशियो, सब कुछ, कैपिटल बजटिंग। कह रहा है प्रोडक्शन वगैरह नॉलेज होना चाहिए, कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग ही तो बचा था। जितने चैप्टर है सब डाल दिए, लॉ, इकोनॉमिक्स, ऑडिट, कॉस्टिंग, एफएम, मैथ, स्टैट, सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक ना मुझे याद आ रहा है, छोटा सा पॉइंट और है। देखो, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चेक करेगा ना ऑडिटर, तो चेक करेगा फाइनेंशियल किसी को मिसलीड नहीं करेगा। तो मिसलीड नहीं करेगा, तो इसके बारे में उसको ध्यान रखना है, फिटनेस। फिटनेस मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड। क्या जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल में वो क्लियर और अनएम्बिगियस है? क्या सही में बैलेंस शीट और P&L ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं? कोई भी अकाउंटिंग एंट्री का ओमिशन तो नहीं हुआ? जो भी एंट्रीज है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या वो सही में फाइनेंशियल का पार्ट है? मतलब बेसिक बुक, प्राइमरी बुक्स में, लेजर में, कैश बुक में, ये सब। और क्या एस एंड एविडेंस आपको मिला है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड है? क्या इंफॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगियस है? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है? कोई भी ओमिशन तो नहीं है, नो ओमिशन ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक, एंट्रीज जो बुक्स में है वही फाइनेंशियल में है, एस एंड एविडेंस आपको मिला है। तो जब भी आप एग्जामिनेशन करेंगे, आप ये चेक कर लेंगे फाइनेंशियल मिसलीड तो नहीं कर रहा है। पता चला सारा पढ़ लिया, जो एक पॉइंट रह गया था वही तो क्वेश्चन आ गया। ठीक है भाई, चलो जी डन, चैप्टर 1 हो गए खत्म।